मुगल शासन व्यवस्था। ठीक है, उस मुगल शासन व्यवस्था में हम लोग देखें क्या कि कैसे कैसे मुगल जो थे पूरे साम्राज्य को कौन कौन से हिस्सों में बांटकर अपना शासन चलाते थे। तो उसमें सबसे बड़ा क्या था? साम्राज्य। साम्राज्य से छोटा सूबा, उससे छोटा सरकार, उससे छोटा परगना और सबसे छोटा आपका गांव। वो जैसे आज के डेट में है ना कि सबसे बड़ा हो गया देश, उससे छोटा हो गया राज्य, राज्य के अंदर आ गया जिला, जिला में आ गया फिर प्रखंड, प्रखंड के सबसे छोटा पंचायत। उस प्रकार अभी जैसे है सेम उस तरह भी पहले भी वैसा ही था, लेकिन उसका सबका नाम चेंज था। पहले देश ना बोल क्या बोलते थे? साम्राज्य बोलते थे। राज्य ना बोल क्या बोलते थे? सूबा बोलते थे, है ना। जिला ना बोल के क्या बोलते थे? सरकार। प्रखंड ना बोल के बोलते थे परगना। अब पंचायत ना बोल के क्या बोलते थे? उसको गांव बोलते थे। तो ऐसे ही बांटकर पूरा जो मुगल साम्राज्य तो था वो अपना शासन करता था, जिसमें आपका कुछ अधिकारी का नाम यहाँ पर हम बताए थे। और ये भी बोले थे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसमें 11 नहीं याद कर सकते हैं तो इसमें से कम 5 को याद कीजिए। जैसे आपका हो गया वजीर हो गया, शाही दीवान हो गया, मीर बख्शी हो गया, फिर मुहतसिब। मुहतसिब तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, वजीर, शाही दीवान, मीर बख्शी, और क्या था एक मुहतसिब हो गया, अमीर आतिश, मीर आतिश। ये कम से कम 5 याद रखिए, 1 2 3 यहाँ पे और 4 और 5। ठीक है, बाकी याद कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन ये कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका 5 को याद कर लीजिए। सबका देखिए उस समय कई पोस्ट का नाम है, उनका क्या काम था ये लिखा हुआ है। मतलब वजीर उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शाही दीवान वित्त मंत्री का पद है, मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग के अध्यक्ष हैं, मीर आतिश जो तोप खाने के प्रमुख, क्योंकि आपको पता है कि बाबर जब आया था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में तोप का इस्तेमाल किया। और 5वां है मुहतसिब जो धार्मिक अधिकारी हैं। तो इसमें हम लोग कल कर लिए थे यहाँ तक। इसका सैन्य पूरा हो गया था, उसके सैन्य व्यवस्था चल रहा था, भू राजस्व भी हो गया था ना। भू राजस्व में सुधार किसके समय हुआ था? अकबर के समय। तो अकबर के जो भू राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल, उन्होंने सुधार किया। चलिए अब देखना है आज से यहाँ मुगल कालीन साहित्य। तो मुगल शासन के काल में, मुगल काल में किस किस साहित्य की रचना की गई? अधिकतर तो इसका हुआ था अनुवाद, मतलब ट्रांसलेट किया गया था संस्कृत को फारसी में। ऐसे जैसे यहाँ पर देखिए तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, इसके लेखक कौन था? बाबर था। यह बाबर की आत्मकथा है जिसके बाबर के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर 2 तरह सवाल फंसाता है। तुजुक ए बाबरी, अगर सवाल पूछे कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखा तो बाबर ने। और सवाल पूछे कि बाबर नामा किसने लिखा तो बाबर नामा बाबर नहीं लिखा, क्योंकि तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में था इसी को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था अकबर के समय में। और उस समय में नवरत्न में से एक कौन से थे? अब्दुल रहीम खाना। उन्होंने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में किया अनुवाद और उसका नाम रखा बाबर नामा। बात समझे? तो बाबर नामा पूछेगा तो अब्दुल रहीम खाना, लेकिन जब तुजुक ए बाबरी बोलेगा तो बाबर। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है, अब बाबर नामा किस भाषा में? फारसी भाषा में, ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा आता है हुमायूं नामा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ ना फारसी भाषा में, इसके लेखक गुलबदन बेगम। ये डायरेक्ट सवाल फंसता है, मिलान करने वाला में पूछेगा कि हुमायूं नामा के लेखक, ऐसे मिलान करने वाला में दिया रहेगा अकबर नामा, हुमायूं नामा, बाबर नामा। ठीक है, और इधर में आपका लेखक के नाम उल्टा पुल्टा मिलान कर देखते हैं ना, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करने वाला, उसमें सवाल ये सब पूछता है। ठीक है, तो हुमायूं नामा के लेखक कौन? गुलबदन बेगम। ये कौन थी? तो हुमायूं की सौतेली बहन थी। इन्होंने इसमें अपना क्या किया, जो हुमायूं के बारे में जितना कुछ जानती थी वो उसमें
लिखी। लिखवाया कौन था? अकबर, है ना। जब अकबर शासक बनता है तो वो तो बहुत छोटे, क्योंकि पता था कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? राजा अमरकोट के राजा वीर साल के महल में, ठीक है। और उस समय हुमायूं था नहीं, वो तो भागल था शेरशाह सूरी के डर से, ठीक है। अब बहुत ही कम उम्र में हुमायूं जो अकबर राजा बन गया था। ये देखे थे ना आप लोग, उसके संरक्षक कौन थे? बैरम खान। तो वो अपने पिताजी के अच्छे से जान ही नहीं पाया था कि हमारे पिताजी कैसे, ठीक है। तो उसने जिम्मेवारी दिया अपनी बुआ को, बुआ लगेगी, बहन है तो, जिनका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। बोला कि आप जो है हमारे पिताजी के बारे में लिखिए, क्योंकि आप उनके साथ बचपन से रही हैं, है ना। तो वही गुलबदन बेगम किताब लिखी, इसका नाम क्या है? हुमायूं नामा, जो फारसी भाषा में है। फिर आते हैं तारीख ए शेर शाही। तारीख ए शेर शाही, ये भी फारसी भाषा में है। इसको लिखा है अब्बास खां सरवानी ने, है ना, अब्बास खां शेरवानी, जिसमें शेर शाह के जीवन का वर्णन मिलता है। ये उसी कालक्रम में शेर शाह भी आया था बीच में। कब से कब तक? 1540 से 1555 तक। ऐसे शेर शाह का कार्यकाल 40 से 45 तक था, लेकिन अफगान शासक जो था वो चला कब तक? 55 तक। ये सब बता चुके हैं आप लोग को। देखिए अब यहाँ पर आता है अकबरनामा, अब्दुल्ला फैजी सरहिंदी ने लिखा। यह अकबरनामा दूसरा अकबरनामा है। मेन अकबरनामा ये है, अकबरनामा जिसको पढ़ते हैं हम लोग अबुल फजल, है ना। किस भाषा में लिखा हुआ है? फारसी भाषा में। इसमें अकबर के शासन के 46 वर्षों का विवरण प्राप्त है कि अकबर जो है कैसे शासन किया 46 साल तक। और अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। इसका तीसरा खंड आईने अकबरी, इसका भी पढ़े होंगे, अबुल फजल, है ना। वो अकबरनामा का ही पार्ट है। और इसमें अकबर के प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है। अगर पूछा है कि अकबर के प्रशासनिक नीतियों का वर्णन किस पुस्तक में है, तो बोलेंगे आईने अकबरी, है ना। अकबरनामा के भी लेखक अबुल फजल हैं, उसी का खंड है आईने अकबरी, तो उसका भी लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल। आप लोग पढ़े होंगे, याद किए होंगे, आईने अकबरी अबुल फजल, याद आ रहा है। उसमें किसका वर्णन है? तो अकबर के प्रशासनिक वर्णन है। कि फिर आता है तारीख ए हक्की, इसके लेखक है अब्दुल हक देहलवी। इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें अकबर की धार्मिक नीति की कड़ी की आलोचना की गई। उसका धार्मिक नीति थी, उसका आलोचना किया गया। फिर आता है शाहजहांनामा, ठीक है। ये आप लोग को लिखवाए भी थे जब टॉपिक करवा रहे थे, तो कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा फारसी भाषा में है, जिसके लेखक मोहम्मद सादिक खान। जिसमें किसका वर्णन है? शाहजहां का वर्णन है। कोई दिक्कत है तक? तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? देखिए, इसके ग्रंथ का नाम और उसका लेखक, ठीक है। और जहाँ जहाँ मेन पॉइंट हम वहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं। जैसे इसमें आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन का वर्णन है। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा है अबुल फजल। तारीख शेर शाही अब्बास। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में बाबर लिखा है, लेकिन बाबर नामा बोलेगा। बाबर नामा किसने? बाबर नामा किस भाषा में? तो नींद अभी नहीं खुला है, जब आंख दुखी आओ। बाबर नामा फारसी भाषा में और तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में। यहाँ लिखल तो है तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में, ठीक है, जिसको बाबर खुद लिखा था। अब बाबर नामा लिखवाया गया था, वो अनुवादित था फारसी भाषा में। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान का। वो किसके पुत्र थे? बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया उनके साहित्य के बारे में उस समय का। अब देखिए कुछ अनुवादित ग्रंथ देखिए जिसका ट्रांसलेट किया गया था, इसमें भी मिलेगा आपको। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया और फैजी को क्या बना? इसका अध्यक्ष, क्योंकि वो विद्वान उस समय के था, नवरत्नों में से। महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया गया, रजबनामा, इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। महाभारत जो आपका संस्कृत भाषा में था, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इसका नाम क्या रखा गया?
रज बनाया। अब बदायूं एवं टर्क खां के सहयोग से इसका क्या हुआ, अनुवाद हुआ। सवाल पूछता है कि रजबनामा मतलब महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ रजबनामा के नाम से, किसके द्वारा किया गया, तो बदायूं ज्यादा देता है ना। फिर आगे देखिए, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, किसने, बदायूनी ने। अथर्ववेद, जो 4 वेद में से एक है अथर्ववेद, है ना, उसका भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, किसके द्वारा, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। राजतरंगिणी, जो कलहन का लिखा हुआ, जिसमें कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है, तो राजतरंगिणी का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इसको किसने लिखा, मौलाना शीरी ने। गणित की पुस्तक लीलावती हमेशा लिखवाते हैं आप लोग को, है ना। गणित की पुस्तक जो लीलावती था उसका भी फारसी में अनुवाद करवाया गया, जो किसने लिखा, फैजी ने लिखा। अब पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा का लिखा गया है, याद किए होंगे, उसका भी फारसी में अनुवाद किया गया, इसको अब्दुल फजल ने अनवर ए सुहायली नाम से किया। क्योंकि पंचतंत्र जो किताब था उसका फारसी में अनुवाद किया, इसका नाम क्या रखा, अनवर ए सुहायली। सुहायली किसने किया था, अबुल फजल, है ना। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे और दोनों विद्वान थे, दोनों नवरत्न में शामिल थे। अकबर के दरबार के 9 रत्न याद किए होंगे ना आप लोग, उसमें अबुल फजल का भी नाम आता है और फैजी का भी नाम आता है, ठीक है, ये दोनों भाई। इतना तो याद कर लिए। देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट किताब था सबका अनुवाद किया गया ना फारसी भाषा में। ऐसा किसके समय में हुआ था, अकबर के समय में ही हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखिएगा, मुद्रा प्रणाली देखते हैं, उस समय की मुद्रा प्रणाली कैसी थी। तो मुगल काल में सोना का सिक्का, चांदी का और तांबे के सिक्के का चल प्रचलन था। सोना का मुद्रा चलता था, तांबे का और चांदी का, ठीक है। मुगल काल की मुद्रा गोल एवं चौकोर होते थे, गोल भी होती थी और चौकोर भी होती थी, 4 गोला। अच्छा आप लोग कोई पहले से 10 पैसहिया देखे हैं, 10 पैसा जो होता था आपका एल्युमिनियम वाला, ऐसे चौकोर होता था, नहीं कोई देखे हैं, घर उर में कहीं रखा होगा, है ना। और में आता था 5 पैसहिया, चौकोर में 10 पैसा वाला एकदम आकार रहता था, किनारे किनारे डिजाइन बना हुआ इस शेप में। अच्छा नहीं हुआ तो हम दिखा देंगे, अभी तुरंत रुकिए 5 मिनट में। अच्छा रखे हुए हैं पैकेट में, घर में चलिए, क्या है कि मुगल कालीन जो मुद्रा थी कैसी थी, गोल थी और चौकोर, जिनमें टकसाल का नाम, सम्राट का नाम और जारी किए गए वर्ष का नाम अंकित होता था। अभी भी मुद्रा में देखिएगा तो सिंबल दिया रहता है। जैसे अभी जो सिक्का हम लोग ढलाता है ना, तो सिक्का पर अलग अलग प्रकार का सिंबल है, उस सिंबल से आप पकड़ सकते कि वो कहाँ पर किस मुद्रा खाना में, टकसाल में ढलाया गया है, ठीक है। और वर्ष का नाम लिखाता है, देखते हैं सिक्का पर वर्ष का नाम कौन से साल का है, और ऊपर लिखाता है भारतीय रिजर्व बैंक, और बीच में अशोक स्तंभ रहेगा, यही ना है भारतीय सिक्का का भी प्रारूप। उस समय भी ऐसा ही था। उस समय क्या था आपका कि टकसाल का नाम के कौन सा टकसाल से छपा है, टकसाल का नाम लिखाता था। सम्राट का नाम के किस सम्राट के काल में वो बाहर छपा और किस वर्ष वो जारी किया गया, है ना। ये सब क्या होता था, अंकित किया जाता था, किस पे, सिक्का पे, मुद्रा पे। इसके अलावा सोने का सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा इलाही थी। कौन सा, इलाही, जिसको अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। और चांदी की मुद्रा में रुपया महत्वपूर्ण था, जिसको शेर शाह सूरी ने प्रचलित किया था। और इलाही और रुपया का अनुपात कितना था, 1:10 था। मतलब कि 1 इलाही में 10 गो रुपया मिल जाता आपको। मतलब कि 1 सोना का सिक्का में 10 गो चांदी का सिक्का। बात समझ में आया। 1 सोना सिक्का लेके जाएंगे, उसके बदले में आपको 10 गो चांदी का सिक्का मिलेगा। तो सोना सिक्का क्या बोला गया, इलाही, जिसको अकबर शुरू किया था, जो सबसे प्रचलित हुआ। और चांदी वाला किसने शुरू किया था, शेर शाह सूरी, है ना। तो ये इलाही और चांदी वाला में रुपया में क्या डिफरेंस था, रेशियो था 1:10 का। मतलब कि 1 इलाही में 10 रुपया, मतलब 1 सोना के सिक्का लेके जाइए और 10 गो चांदी के सिक्का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कीमत था।
लेकिन अकबर जो है ना एक और मुद्रा जारी किया था जिसका नाम था जलाली, है ना। जलाली नामक चांदी की मुद्रा भी अकबर शुरू किया था जो रुपये का आधा था। रुपया शुरू किया था शेरशाह सूरी जो चांदी का सिक्का था। इलाही शुरू किया था अकबर जो सोना का सिक्का था। अब चांदी के सिक्का रुपया का एक और वर्जन आया, हम लोग जैसे 50 पैसा लिखते हैं ना, 1 रुपया 50 पैसा, है ना। तो 50 पैसा ही समझ के शुरू किया था वो जलाली के नाम से, चांदी का सिक्का जिसका वैल्यू क्या था, रुपये का आधा। ठीक है, मतलब कि 1 रुपया चांदी का लेके जाएंगे तो उसमें 2 को जलाली मिलेगा। 1 रुपया में 2 जलाली, 1 इलाही में 10 रुपया। बात समझ रहे हैं ना। 1 सोना का सिक्का में 10 गो चांदी का सिक्का मिलेगा जिसको रुपया बोला गया, और 1 रुपया में भी आपको क्या मिलेगा, 2 गो जलाली मिलेगा। जलाली नाम इंपॉर्टेंट, देखिए आपको अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, है ना, जलाल, तो जलाल से आपको याद कर लीजिएगा जलाली। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था कि मुगल काल में रुपया और दाम भी एक मुद्रा था जिसका रेशो कितना था, 1:40 था। 1 रुपया में 40 दाम। ठीक है, और अकबर की कुछ मुद्राएं वैसी भी देखी गई अकबर काल में जहां पर राम और सीता का चित्र अंकित है। देखिए इस मुद्रा में आपका राम जी है और सीता मैया है, हाथ में धनुष है, तीर है और पीछे में सीता मैया है। तो अनुमान कि ये राम और सीता की मुद्रा है। ठीक है, फोटो है। और देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा था, है ना। ये किसके समय का है, अकबर का सोना का सिक्का है ना। इसमें राम और सीता की इमेज है, चित्र बनाया हुआ है, और देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, राम सिया। तो ये आ गया आपका हम लोग क्या, मुद्रा प्रणाली। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा कि मुगल शासन में आए विदेशी लेखक या विदेशी, है ना, किस किस मुगल शासक काल में कौन कौन सा विदेशी आया, अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज, उसको देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका नाम इंपॉर्टेंट कितना बार लिखा, रॉल्फ फिल्च, तो अकबर के शासनकाल में आता है। शासन का समय 1583 से 91 ईस्वी। तो आता है रॉल्फ फिल्च, यह अकबर के समय में पहुंचने वाला अंग्रेज यात्री था और इसने फतेहपुर सीकरी एवं आगरा की तुलना किससे की, लंदन से की। उस समय का जो हाल था उसके अनुसार, है ना। अभी तो सब बेहाल कर दिया है, हाल बेहाल कर दिया, लेकिन उस समय फतेहपुर सीकरी का और आगरा का तुलना किससे की, लंदन से किया। कौन, रॉल्फ फिल्च। तो किसके समय में आया था, अकबर के समय में। फिर आता है कैप्टन हॉकिंस, ये भी नाम आप लोग सुने होंगे, नाम सुना सुना लग रहा हो कैप्टन हॉकिंस का। ये किसके समय में आया था, जहांगीर के शासन काल में आया था, है ना। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर ने इसे क्या दिया, 400 का मनसब प्रदान किया। बात समझे, मनसब कितने का, 400 का मनसब जहांगीर। अब इसी में नष्ट हुई था जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जब भारत आता है तो होता क्या है ना कि जब वहां पर पता करते हैं कि भारत में अभी राजा कौन है तो पता चलता है कि अकबर है। देखिए इसका काल देखिएगा ना, तो ये आना है 1608 से 11 में। तो आने में तो पहले लोग आते थे जहाज से, तो काफी लंबा समय लगता था, है ना। ऐसा नहीं कि अब तो हवाई जहाज हो गया कि तुरंत पहुंच जाना है, पहले लोग जहाज से आता तो काफी लंबा समय लगता था, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे कहानी। तो जब वहां से ही चले तो उस समय तो राजा अकबर थे, अकबर के नाम से चिट्ठी इनको मिला। तो एक जो ब्रिटेन की महारानी जो थी तो भारत में चाहते थे कि हम यहाँ पर बिजनेस करें, व्यापार, क्योंकि उस समय पुर्तगाली कर रहा था, डच कर रहा था, है ना। तो इनके भी यूरोपियन थे, तो एक भी बनाए कौन सा, एक कंपनी जिसका नाम क्या रखे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनको चाहा कि हम भी जो है भारत में व्यापार करें, ठीक है। तो कंपनी बना दी, तो कंपनी बना तो दी लेकिन परमिशन लेंगी तब ना। तो परमिशन लेने के लिए ही वो कैप्टन हॉकिंस को भेजी कि जाइए आप, पहले तो फ़ोन नहीं था कि एकदम तुरंत फ़ोन घुमा दे, हाँ हेलो अकबर महोदय,
अच्छा हमारा बिजनेस करना था, बताइए परमिशन दीजिए कि नहीं दीजिएगा, ये था नहीं। पहले भाई कोई लेके आएगा चिट्ठी, यहाँ पर संदेश पढ़ के सुनाएगा, फिर वहाँ से जो राजा ऑर्डर दिए वो ऑर्डर संदेश लेके वहाँ पर गया, ऐसे लंबा समय लगता था बीच में, ठीक है। अब बीच में समुद्री जहाज से आना है, तो अकबर के नाम से चिट्ठी लिखी वहाँ की महारानी कि जाइए माननीय अकबर महोदय, जो भी होता है ना, लिखाया गया अकबर के नाम से। अब पहले देखते संदेश ऐसे मोड़ के डाल दिया गया, धरा दिया गया, किसको? कैप्टन हॉकिंस, जाइए पढ़ दीजिएगा वहाँ दरबार में। यही पहुँचा बेचारा, कैप्टन हॉकिंस इंडिया आया। इंडिया तो पता कर रहा है कि अकबर अकबर अकबर, पता चला बेचारा कि अकबर तो मर गए 1605 में, है ना। अब तो अकबर के जो बेटा है वो जहांगीर राजा बना गया है। अच्छा बोला कोई दिक्कत नहीं, अकबर के बेटे न हैं, जाते हैं, है ना, वहाँ पर हम अपना प्रस्ताव को पेश करते हैं। तो वही कहानी था कि अकबर के जहांगीर के दरबार में आया तो था कैप्टन हॉकिंस, लेकिन उसके जो हाथ में जो पत्र था, संदेश जो था, वो अकबर के नाम के संदेश था। बात समझे यहाँ कहानी, क्योंकि आने में लंबा समय लगा, वह बीच में 1605 में अकबर मर गया, उसकी गलती थोड़ी थी। इतना जल्द चेंज नहीं करेगा, थोड़ी रिटर्न जाएगा कि सुनिए अकबर मर गया है, चलिए, पता भी नहीं था इसको बेचारा, जब आया था कि अकबर नहीं है, यहाँ जहांगीर राजा है, कंफ्यूजन। खैर फिर कौन आया था? सर टॉमस रो, यह ब्रिटिश सम्राट, देखिए जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। अगर सवाल ऐसे पूछेगा कि अकबर के शासनकाल में आने वाला अंग्रेज हो जाएगा रॉल्फ फिंच। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, और सम्राट के राजदूत के रूप में आने वाला अंग्रेज सर टॉमस रो, ठीक है। फिर आता है चौथा में पित्रो डेला वाले, यह इटावली मतलब इटली के यात्री थे जो सूरत पहुंचे थे, और उस समय जहांगीर शासक था, ठीक है, ये इटली के थे। फिर पीटर मुंडी, यह भी इटली के यात्री थे, और यह शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा की। फिर ट्रेवेनियर, एक आते हैं ट्रेवेनियर, यह भी इटली के यात्री थे जो भारत की 6 बार यात्रा की हैं, और यह हीरा के व्यापारी होने कारण हीरा व्यापार के बारे में इनका विवरण महत्वपूर्ण है। ये हीरा का व्यापारी करते हैं, मतलब कि भारत का पुराना रिश्ता इटली से है जी ना, समझे ना। इटली जा जाके तो देख रहे हैं। फिर छठवा कौन सा है? मनुची, यह भी इटली के यात्री थे जो शाहजहां के समय भी आए थे, और दारा सिंह की सेना में तोपची की नौकरी कर ली थी। तोपची ना समझते, तोप वाला, तोप चलाने वाला, तोपची, एकदम निशान लगाओ, एंगल बैठाओ, मारो, है ना, वो वाला कहानी। अब बाद में क्या बन गए? ये चिकित्सक बन गए। फिर 8वां थे बर्नियर, है ना, यह शाहजहां के समय आए, और शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध जो हो रहा था, औरंगजेब सब जो लड़ रहा था, उसका ये वर्णन किए। कौन? बर्नियर, ठीक है। तो ये 8 लोग जो मुगल शासन के समय में भारत की यात्रा करने आए थे, ठीक है। नाम याद रखिएगा सबका, रॉल्फ फिंच, हॉकिंस, टॉमस रो, पित्रो डेलावले, पीटर मुंडी, ट्रेवेनियर, मनुची और बर्नियर। 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, ठीक है। 8 जन दिख रहा है ना पीछे से? हेलो, हेलो, दिख रहा है पीछे से? पवन आए, आओ, पीछे जगह नहीं है, देखिए दीवार वाल तोड़वा दीजिए, क्या दिक्कत है, खाली रहेगा। पीछे बूढ़ा बिठा के बैठेंगे हमने, लेकिन पीछे बैठेंगे। आए, आंख बरियार होता है, कहीं आंख लड़ाए हैं क्या? आंख बरियार है सर, बताइए। ये आदमी किस देह बरियार, उनका आंख बरियार है। आइए, ये आप लोग के लिए है। अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर। सर टॉमस रो को किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आ गया सवाल। जहांगीर। जलाली नामक चांदी की मुद्रा का प्रचलन किस मुगल? जलाली, अकबर। मुगल काल में दीवान कौन था?
हंस गया रे। दीवान, दीवान वित्त मंत्री, वजीर प्रधानमंत्री, दीवान वित्त मंत्री। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल काल में सेना का प्रधान, वजीर तो या प्रधानमंत्री था, सेना प्रमुख मीर बख्शी, मीर बख्शी। आया मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब कौन था? मुहतसिब सेना में वो धार्मिक अधिकारी उसमें लिख लेता है ना, लेकिन इसमें धार्मिक नहीं दिया। क्या बोलेंगे? लोक आचरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोक आचरण अधिकारी बोलेंगे, मुहतसिब। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसने द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल, है ना। चलिए आगे क्या था कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली किसने? अकबर। मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा, याद कीजिए, 2 घोड़ा 3 घोड़ा। उसके बाद जो आया था जहांगीर जोड़ दिया, है ना। अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे। यही 5 को 4 को नाम था ना। फाई था, 3 को था, पाई था, खुदकश था और गृहस्थ। इसमें कौन होगा? पाई होगा। अकबरनामा अबुल फजल हो गया। इसमें और भी है नहीं।